हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर विश्वनिधि चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम आपके लिए यूटेट का 2021 का सामान्य हिंदी से आपका पेपर लेकर आए हैं। इसमें हमने सभी आपके टॉप एमसीक्यू लिए हैं जो आपके सामान्य हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इनकी तैयारी ज़रूर करना, पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें जितने भी हमने प्रश्न लिए हैं उनमें से प्रश्न आते ही आते हैं। दोस्तों, अगर आप आज चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें एक बेल आइकन है, उसको हिट कर दीजिए। अगर आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल आइकन हिट करना पड़ेगा। और आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो सबसे ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ और लोगों को भी इसका बेनिफिट्स हो। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक या फिर व्यक्तिवाचक? तो इसमें हमें बताना है कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो कुशलता है वह भाववाचक संज्ञा है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक। जो आपकी जो संज्ञा है किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध कराती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें आपको बताना है। तो आपका आंसर है व्यक्तिवाचक। जहाँ पर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राट्री, सम्राग्री, समागी या फिर सम्राटनी? तो हमें बताना है इसमें जो सम्राट की जो स्त्रीलिंग होता है वह क्या होगा। तो तीसरे का जब आपका आंसर है बी, समाग्री, सम्रागी। ठीक है। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। कवित्री, कवित्री या फिर कवित्री या फिर कवित्री? दोस्तों, इस प्रश्न में बहुत ही बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो इसमें मात्राएं होती हैं इसको समझने में बच्चों से बड़ी मिस्टेक होती है। तो यहाँ पर आप ये प्रश्न बड़े ध्यान से करना। तो आपका चौथे का उत्तर होगा कवित्री। तो इसमें मात्राओं का थोड़ा ध्यान रखना। ये स्त्रीलिंग जो कवि वाला आता है, और ये आता ही है प्रश्न हमेशा एग्जाम में। कभी ऐसा होता है कि नहीं आता है, तो ये प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर करना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चतुरता, वीर, मनुष्य, गुरु? तो इसमें आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है पांचवे में आपको। तो पांचवे का भाववाचक संज्ञा है आपके चतुरता। इसमें ए आंसर सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? बालक, बालिका, गंगा या फिर पर्वत? तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा शब्द इसमें जातिवाचक नहीं है। तो जो गंगा है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि जाति क्या होती है, एक किसी के कहने से हमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, लेकिन गंगा एक ही है, हर एक नदी का नाम अलग अलग है, तो गंगा नदी एक ही है और कोई नहीं है। तो बालक तो कई तरह के होते हैं, बालिका भी, पर्वत भी कई तरह के हैं, ये गंगा एक ही है, तो गंगा जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई? तो इसमें हमें बताना है कि जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपकी जो मिठाई है वह भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी चतुराई, लड़ाई और उतराई भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया? तो पुल्लिंग शब्द छाटना है इसमें से। तो बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर इसका सही है? मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर सही गया होगा। ये बुढ़ापा इसका पुल्लिंग है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्त्रीत्व किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो बताना है कि स्त्रीत्व किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो स्त्रीत्व है आपकी जो है भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित? तो इसमें बताइए दोस्तों कि कौन सा शब्द संज्ञा है। तो आपका 10वें का इसका बी आंसर सही है, जो है ये संज्ञा शब्द है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित इनमें से पुल्लिंग शब्द छाटना है। जो है बाकी जो 3 शब्द हैं वो स्त्रीलिंग है, और इसमें से एक शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो इसमें से हमें बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। कपट, सुंदरता, मूर्खता या फिर निंदा? तो बताइए दोस्तों, इसमें कपट जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, बाकी जो सुंदरता है, मूर्खता है, निंदा है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी में कितने कारक माने गए हैं, इसमें हमें बताना है कि हिंदी में कितने कारक माने गए हैं। हिंदी में कितने कारक माने गए हैं दोस्तों, इसमें हमें बताना है। तो आपका ये प्रश्न नंबर 12 है। तो बताइए दोस्तों कितने कारक माने गए हैं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों का ये प्रश्न जो है उत्तर इसका सही गया होगा, जो है आपका सी, 8 कारक माने गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपादान कारक में प्रयुक्त से किसका बोध होता है। जो अपादान कारक में विभक्ति है से, तो उससे किसका बोध होता है। इसमें हमें बताना है विद, फ्रॉम, ए तथा बी दोनों या फिर किसी का भी नहीं। तो हमें बताना है कि इसमें किसका बोध होता है। तो जो है फ्रॉम का बोध होता है, ना विद का ना ही ए बी दोनों, सिर्फ इसमें हमें फ्रॉम का बोध होता है से। चलिए अगला प्रश्न है। मैंने आज पटना जाना है, वाक्य में अशुद्धि किस शब्द से सही होगी। तो हमें बताना है कि हम इसमें से जो शब्द दिए गए हैं ये आपके ABCD में, तो इसमें से कौन से शब्द से ये सेंटेंस पूरा सही होगा। मैंने के स्थान पर मुझे, मैंने के स्थान पर तुम्हें, या फिर मैंने के स्थान पर मुझको, या फिर मैंने के स्थान पर तुमको। तो बताना है दोस्तों, आपका 14 का आंसर होगा मैंने के स्थान पर मुझे। ठीक है, मुझे आज पटना जाना है। जब हम यहाँ मैंने की जगह क्या लिख देंगे, मुझे आज पटना जाना है। अगर हम तुम्हें लिखेंगे तो नहीं आएगा सही, मुझको लिखेंगे तब भी नहीं आएगा, तुमको लिखेंगे तब भी नहीं आएगा। तो मुझे जब लिखेंगे तो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है। अपादान, कर्म, संप्रदान या फिर करण। के लिए हमें बताना है। इसमें 15वें का आपका आंसर बताइए। तो सभी का सही गया होगा। संप्रदान जो है आपका, एक मिनट, संप्रदान जो है आपका इसका के लिए कारक का चिन्ह होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम इनमें से क्या है। सिर्फ विशेषण, भाववाचक संज्ञा, अव्यय या फिर क्रिया। तो इसमें हमें बताना है कि जो प्रेम है वो क्या है। तो प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वानी, विदुषी, विद्वता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्वान का हमें स्त्रीलिंग बताना है। विद्वान क्या है, पुल्लिंग है, इसमें हमें स्त्रीलिंग बताना है। तो इसका जो है विदुषी स्त्रीलिंग होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से शब्द स्त्रीलिंग है। उत्साह, मृत्यु, चक्रव्यूह या फिर संकल्प। तो ये शब्द जो हैं आपके, इनमें से हमें स्त्रीलिंग को छांटना है। तो बताइए दोस्तों कौन सा है। तो मृत्यु क्या है, स्त्रीलिंग है। दोस्तों जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द होते हैं उनमें हम सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं कि ये किस तरह का। अब जैसे उत्साह, उत्साह हो रहा है या उत्साह में है, तो कैसा लग रहा है कि जैसे पुल्लिंग शब्द बोल रहे हैं। चक्रियों में घिर गया, तो मृत्यु आ गई, आ गई से ही पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है। तो हम शब्द को अगर हम सेंटेंस बनाएं तो हमें इसका पता चल जाता है कि यह शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसका हम पहले सेंटेंस बनाकर देख लें, वाक्य बनाकर देख लें। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव किस प्रकार की संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर द्रव्यवाचक है। तो दोस्तों इसे बताइए कि मानव किस प्रकार की संज्ञा है। तो जो मानव है वह जातिवाचक संज्ञा है। भी ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी को बोलते हैं तो उसे संपूर्ण जाति का पता चलता है। तो मानव से हमें संपूर्ण जाति का पता चलता है। तो मानव क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बुढ़ापा अभिशाप है में बुढ़ापा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो ये शायद अभी ऊपर भी आया था आपका प्रश्न, तो उसमें लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया था, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्याकरण की दृष्टि से क्या है। भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है या फिर जातिवाचक संज्ञा है। इसमें बताना है आपको कि बुढ़ापा क्या है। तो बुढ़ापा जो आपका है भाववाचक संज्ञा है। भाव का बोध हो रहा है, बुढ़ापे का बोध हो रहा है, भाव आ रहा है बुढ़ापे का, तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से जातिवाचक संज्ञा छाटिए। इनमें से आपको जातिवाचक संज्ञा छाटनी है। लड़का, सेना, श्याम, दुख। जातिवाचक के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो अब आप आराम से इसमें से छाट सकते हैं कि जातिवाचक इसमें से कौन सा है। तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट का ये सही गया होगा। इसमें लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। एक लड़के से हमें पूरे लड़के जाति का बोध हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लड़का से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कपन, लड़के, लड़काई या फिर लड़कापन। तो देखिए इसमें आप बताइए कि लड़का से भाववाचक, लड़कों में क्या, लड़कपन
उत्पन्न भाववाचक संज्ञा बन गई इसकी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 23। इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? नित्य का मतलब जो हमेशा ही बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं जिस शब्द का, तो उसमें से हमें बताना है दर्शन, प्राण या हस्ताक्षर। तो हमें ये जो दर्शन है, दर्शन भी आपका नित्य बहुवचन है, प्राण भी आपका बहुवचन है। हमेशा ये बहुवचन में ही प्रयोग होता है, ये कभी एक वचन या फिर एक वचन में प्रयोग इनका नहीं होता है। कोई से बहुत से शब्द ऐसे होते हैं उनका हम एक वचन में भी प्रयोग करते हैं, बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन जो दर्शन है, प्राण है और हस्ताक्षर है, इन सब का हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। अब जैसे लड़का है, लड़का क्या है? एक वचन भी है, लड़के क्या हो गए? बहुवचन हो गए, लेकिन प्राण हमेशा प्राण निकल गए, ये नहीं बोलेंगे प्राण निकल गया। दर्शन हो गया नहीं बोलेंगे, दर्शन हो गए। हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिया नहीं होगा। तो इस तरह से ये हमेशा ये सभी जो हैं बहुवचन में प्रयोग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को बाण से मारा, या फिर गंगा हिमालय से निकलती है, या फिर चाकू से सेब काटो, या फिर मैं पेन से लिखता हूँ। अपादान कारक, अपादान कारक की क्या पहचान है दोस्तों? कि इसमें कोई वस्तु किसी चीज़ से कहीं से अलग होती है, छूटती है वहाँ से। तो देखिए राम ने ये तो नहीं होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहाँ से छूट रही है? हिमालय से, वहाँ से ख़त्म हो रही है, उससे अलग हो रही है। तो अलग होना जो है अपादान कारक की पहचान होती है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको और बता दूं कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता क्या हुआ? पेड़ से अलग हो गया। तो यहाँ पर गंगा क्या हिमालय से अलग हो रही है, तो यहाँ क्या होगा? अपादान कारक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर 25। यह मेरा घर है, वाक्य मेरा शब्द में कारक बताइए। तो इसमें आपको कारक बताना है संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक। तो इसमें दोस्तों बताइए कौन सा कारक है? यह मेरा घर है, इसमें कारक बताना है। तो किस चीज़ का बोध हो रहा है बताइए? यह से आपको किस चीज़ का बोध हो रहा है? संबंध का, अधिकरण का या अपादान का भी, या फिर संप्रदान का? इसमें दोस्तों प्रश्न क्या होते हैं, आप जो ग्रामर है हम रटने की चीज़ तो नहीं है, ये है समझने की चीज़। अगर आप इसको एक बार समझ गए तो कहीं से किस तरह का भी सेंटेंस आए आप उसको अपने समझ से कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये MCQ में आप चाहे कितना भी रटते हैं, कहीं से भी किसी भी चैनल से रटते रहिए, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक वो आप सेंटेंस नहीं कर पाएंगे। चाहे आप 20 कर लीजिए, चाहे आप 25 सेंटेंस कर लीजिए। अब इसमें देखिए यह मेरा घर में कारक है, 25 का जो आपका आंसर है संबंध। तो वो उस घर से जो व्यक्ति बता रहा है कि यह मेरा घर है, उसका संबंध है कि यह मेरी माताजी हैं, यह मेरा घर है, या ये मेरी साइकिल है, तो उसका उस चीज़ से संबंध है। तो यहाँ पर क्या होगा? संबंध कारक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है बताइए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक? तो आपको पता है कि व्यक्ति जातिवाचक में आपको समझा दिया, द्रव्यवाचक में सारे द्रव्य चीज़ें आती हैं, भाववाचक में भाव आता है भी समझाया। लेकिन जब किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्ति, जगह या फिर वस्तु बताई जाती है, अब जैसे ताजमहल है तो व्यक्तिवाचक एक विशेष है ताजमहल। तो जहाँ पर विशेष व्यक्ति हो या वस्तु हो, कोई भी हो, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गिरोह इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब व्यक्तिवाचक की पहचान आपको बता दी, जातिवाचक की, द्रव्यवाचक की, लेकिन समूहवाचक में क्या होता है? एक जगह बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हो जाती हैं, जैसे गुच्छा, चाबी का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। गिरोह में क्या है? कई सारे लोग होंगे, तो क्या बन जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पत्नी किस वर्ग की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो पत्नी से हमें किस चीज़ का बोध हो रहा है? मैंने आपको इतना समझा दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक नहीं है क्योंकि विशेष नहीं है, भाव किसी तरह का नहीं आ रहा है, समूह हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या होगा? जातिवाचक होगा। पता चल रहा है कि पत्नी से सभी जातियों का पता चलता है, सभी भी पत्नी की जाति का हमें पता चल रहा है। लाल शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए, या आप आसानी से बना सकते हैं। लाल शब्द से आपको जो है भाववाचक संज्ञा बनानी है, बनाइए। लाली, लालन, लालो, लालता। तो देखिए क्या होगा इसका आंसर? तो लाल से भाववाचक संज्ञा बनेगी लाली।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह आपका अब आखिरी प्रश्न है। राधा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक या फिर आपकी व्यक्तिवाचक या फिर भाववाचक या फिर समूहवाचक? तो बताइए इसमें राधा किस प्रकार की संज्ञा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि राधा वैसे कृष्ण जी की राधा है, लेकिन यहाँ पर आपको व्यक्तिवाचक ही लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि राधा अगर हम कृष्ण जी की राधा के लिए प्रयोग करते हैं तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक विशेष में ये प्रयोग होता है शब्द। तो इस प्रकार से ये आपकी जो है कंप्लीट हो चुके हैं 30 प्रश्न। ये हमने आज की आपके फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में लिए थे। ये सामान्य हिंदी मैंने शुरू किया है आपका। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो जो यूटेट वाले विद्यार्थी हैं उन्हें आप सबको शेयर कीजिए ये वीडियो, जिससे आपके साथ साथ और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा हो। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे आपकी तरह और बच्चों का भी इसमें फ़ायदा हो जाए और उनका भी यूटेट क्लियर